जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा, आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो पिछले ही टॉपिक का हमने उसी को फर्दर लेके चलना है, दूसरा मेथड पढ़ना है। लास्ट लेक्चर में हमने रिकर्जन्स को सॉल्व किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए। आज हमने रिकर्जन्स को सॉल्व करना है ट्री मेथड के जरिए। रिकर्जन ट्री मेथड इसको नाम दिया जाता है। कुछ स्लाइड्स वही प्रीवियस लेक्चर्स की आएंगी, उनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि लास्ट लेक्चर में वीडियो में मैं उनको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, और बाकी लेक्चर जो है वो मूव करते हैं आगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे रिकर्जन ट्री है क्या। बेसिकली रिकर्जन ट्री भी एक मेथड है रिकर्जन को सॉल्व करने का, जिसमें भी हम एक जो सॉल्यूशन है उसको गेस करते हैं। ठीक है, और रिकर्जन ट्री में ये समझा जाता है कि एक अच्छा सॉल्यूशन गेस किया जा सकता है। ठीक है, और उसको हम रिकर्जन ट्री के जरिए फिर प्रूव भी करते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन। रिकर्जन ट्री एक जो नोड होंगे रिकर्जन ट्री में वो बेसिकली कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, सब प्रॉब्लम की कॉस्ट को। रिकर्जन ट्री क्या है? बेसिकली आपके पास एक मेन प्रॉब्लम होती है, उस मेन प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, और हर सब प्रॉब्लम को जो फिर है वो सॉल्व किया जाता है और उनकी कॉस्ट फाइंड आउट की जाती है, और सब प्रॉब्लम की कॉस्ट को फिर कंबाइन करके आप मेन ओरिजिनल प्रॉब्लम की कॉस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोज कि ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ठीक है, अरे की सूरत में। ठीक है, ये एक मेजर नोड है, रूट नोड है ट्री का। इस प्रॉब्लम को हम फर्दर टू सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, टू प्रॉब्लम में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये जो सब प्रॉब्लम है, फर्स्ट सब प्रॉब्लम, इसको हम इसके लिए जो इसको हम सॉल्व करेंगे और इसके लिए जो कॉस्ट आएगी वो, और इस दूसरी सब प्रॉब्लम को जो अब हम सॉल्व करेंगे इसके लिए जो कॉस्ट आएगी वो, उन दोनों को सम करके तो हम फाइनल ओरिजिनल प्रॉब्लम की कॉस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब ये कि जब हमने रिकर्जन ट्री इम्प्लीमेंट करनी है और रिकर्जन ट्री के जरिए हमने रिकर्जन को सॉल्व करना है, तो हम बेसिकली अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं सब प्रॉब्लम में और हर सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जाहिर सी बात है, हर सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई कॉस्ट लगेगी। ठीक है, इसके लिए फर्स्ट सब प्रॉब्लम के लिए कॉस्ट अलग से होगी, सेकंड सब प्रॉब्लम के लिए कॉस्ट अलग से होगी। ठीक है, और इन दोनों सब प्रॉब्लम्स की कॉस्ट को जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो इन दोनों को सम करके जो भी टोटल कॉस्ट आएगी, ठीक है, टोटल कॉस्ट वो हमारी सब प्रॉब्लम की ओरिजिनल प्रॉब्लम की टोटल कॉस्ट होगी। क्लियर? तो इसी तरह इस रिकर्जन ट्री में का जो थर्ड पॉइंट है इस स्लाइड का, उसमें यही बताया गया है कि हर नोड जो है, यानी कि ये अगर नोड है, हर नोड जो है वो सब प्रॉब्लम की कॉस्ट को शो करता है। ठीक है, हर नोड जो है वो कॉस्ट को शो करता है सब प्रॉब्लम्स की। ये ध्यान में रखना कि ट्री के अंदर जो भी नोड आएगा वो कॉस्ट को शो करेगा सब प्रॉब्लम की। अब फोर्थ पॉइंट में यही बात वो बता रहे हैं कि हमने सम करना है कॉस्ट को विद इन ईच लेवल ऑफ द ट्री टू ऑब्टेन द सेट ऑफ द पर लेवल कॉस्ट। यानी कि हमारे पास अगर मल्टीपल लेवल ट्री है, यानी कि सपोज कि ये एक ट्री है, ठीक है,
ये इस मल्टीपल लेवल में ट्रू लेवल ट्री बना रहा हूँ। अब इस ट्री में हमारी ये रूट लेवल है या रूट नोड, ठीक है, रूट लेवल या रूट नोड। इसकी कॉस्ट जाहिर सी बात है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, जो जितनी इनपुट देंगे वो इतनी कॉस्ट होगी। सपोज मैंने अगर इस स्टेप को, इस रूट को n इनपुट दी है, तो n मेरे पास इसकी कॉस्ट होगी, ठीक है। जबकि सेकंड स्टेप में या सेकंड लेवल में, इस लेवल में, इस लेवल में मेरे पास जो कॉस्ट आएगी वो इस नोड को, ठीक है, और इस नोड को, यानी कि दोनों सब प्रॉब्लम्स की कॉस्ट को कंबाइन करूंगा। हो सकता है कि अगर n/2 फर्स्ट की भी आए, ठीक है, दूसरी के भी प्लस n/2 आए, तो दोनों की कॉस्ट को ऐड करके मेरे पास टोटल क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट n ही आ जाएगी। इसी तरह जब थर्ड लेवल पर पहुंचेंगे तो 4 सब प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। 4 सब प्रॉब्लम्स की कॉस्ट को सम करके मैं इस लेवल की कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। यानी कि 4 सब प्रॉब्लम्स हो सकता है कि इस एग्जांपल जो रनिंग एग्जांपल है उसमें मेरे पास n/2 आएगा, प्लस फिर n/2 आ जाएगा, फिर n/2 आ जाएगा, और फोर्थ नोड के लिए भी n/2 आ जाएगा। जब मैं इन चारों को प्लस करूंगा तो मेरे पास टोटल कॉस्ट इस लेवल की भी n ही आएगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी लेवल की, ट्री के किसी भी लेवल की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो उस लेवल के अंदर जितनी भी सब प्रॉब्लम्स हैं उन सब की सब प्रॉब्लम्स को आप की कॉस्ट को आपने ऐड कर लेना है। रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने किसी ट्री के किसी भी लेवल की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो उस लेवल के ऊपर जितनी भी सब प्रॉब्लम्स हैं उन सब प्रॉब्लम्स की कॉस्ट को आपने सम कर लेना है। सम करने के बाद उस लेवल की वो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर? और अगर नेक्स्ट पॉइंट, जब आपने टोटल ट्री की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, तो जितने भी लेवल्स होंगे, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, जितने भी लेवल्स हैं उन सब की कॉस्ट को आप ऐड कर लेंगे, तो टोटल इंटायर ट्री की आपके पास कॉस्ट आ जाएगी। रिकर्जन ट्री को मोस्टली डिवाइड और कंकर के एल्गोरिथम के लिए यूज किया जाता है, यानी कि रनिंग टाइम, ऐसे एल्गोरिथम का रनिंग टाइम जो कि डिवाइड एंड कंकर्स एल्गोरिथम अप्रोच को यूज करते हैं, उनके लिए ये रिकर्जन ट्री मोस्टली यूज की जाती है। इसको हम डिवाइड एंड कंकर के एल्गोरिथम के साथ भी इसको सॉल्व करेंगे, ट्री को जनरेट करेंगे। जी, ये कुछ पॉइंट्स हैं ट्री के हवाले से, कि इसमें भी हम एक अच्छा सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम ट्री को यूज़ करते हैं, और इसमें भी स्मॉल अमाउंट्स को हम टॉलरेट करते हैं, स्मॉल वैल्यूज़ को टॉलरेट करते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक डायरेक्ट सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, और डायरेक्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करके उसको हम मास्टर थ्योरम की फॉर्म में उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं, या मास्टर थ्योरम प्रूव करने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक थ्योरी है, तो इसको पढ़िएगा, समझ आ जाएगी आप लोगों को। जी, ये लास्ट लेक्चर में भी हमने इन्हीं एग्जांपल्स को सॉल्व किया था, और हमने इन एग्जांपल्स को सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए सॉल्व किया था। अब इन्हीं एग्जांपल्स को हम ट्री मेथड के ज़रिए भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनमें से इस लेक्चर में भी मैं 2 एग्जांपल को सॉल्व करूंगा,
ठीक है, रिकॉर्डिंग के अंदर। बाकी एग्जाम्पल स्लाइड्स में सॉल्व हैं, वो आप लोगों ने खुद देखना है, लेकिन रिकॉर्डिंग में मैं यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल डिक्रीजिंग फंक्शन में से और एक एग्जाम्पल डिवीजन फंक्शन में से हम यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले डिक्रीजिंग फंक्शन में से एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ये लास्ट लेक्चर में इस स्लाइड्स को डिस्कस किया गया था। हमने देखा था कि ये रिकर्जन कैसे बनती है, ठीक है, और हर इस प्रोग्राम के अंदर हर स्टेटमेंट का जो रनिंग टाइम है वो भी हमने डिस्कस किया था। और इन सब को सम करने के बाद हमारे पास ये जो इक्वेशन बनती है, इसको हमने बोला था ये रिकर्जन इक्वेशन है हमारे इस प्रोग्राम की। और हमने इसको फिर सॉल्व किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड के जरिए। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आधा काम हमने किया हुआ है, हमने रिकर्जन फाइंड आउट की हुई है, इक्वेशन में हमारे पास मौजूद है। अब उस रिकर्जन इक्वेशन को हमने सिंपली ट्री मेथड के जरिए सोल्व करना है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि हम इस रिकर्जन का ट्री कैसे बनाएंगे प्रोग्राम को देखकर, ठीक है। वो ट्री देखते हैं कि हम इस प्रोग्राम के जरिए, इस प्रोग्राम को देखते हुए ट्री कैसे जनरेट करेंगे। सबसे पहले जो हमने, ये हमारे पास टोटल फंक्शन है टी ऑफ एन, ये हमारा रूट नोड होगा टी ऑफ एन, ठीक है। यहाँ अब ये टी ऑफ एन ये हमारा मेन फंक्शन है। इस मेन फंक्शन के अंदर हमारे रिकर्जन्स कितने फंक्शंस कॉल हो रहे हैं, ये एक रिकर्जन फंक्शन कॉल हो रहा है और ये टाइम ले रहा है n-1। ये दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है, ये भी टाइम ले रहा है n-1। इसका मतलब इस फंक्शन के अंदर फर्दर दो फंक्शन कॉल हो रहे हैं, t माइनस n, ये एक आ गया, ये दूसरा हमारे पास आ गया t ऑफ n-1। ये हम प्रोग्राम से ट्री जनरेट करने की बात कर रहे हैं। अब इस फंक्शन के अंदर एक और स्टेटमेंट कॉल हो रही है, एक और फंक्शन, एक और ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है, वो है इस आई की वैल्यू को प्रिंट करना सी आउट के जरिए, और वो टाइम ले रहा है यूनिट टाइम 1। डायरेक्टली हम इसका इस स्टेटमेंट का टाइम लिख सकते हैं 1। देखें, अब हमारे पास फंक्शन क्या था, टी ऑफ एन, मेजर फंक्शन। अब इस मेजर फंक्शन के अंदर तीन ऑपरेशन हो रहे हैं। पहला ऑपरेशन क्या है, आई की वैल्यू को प्रिंट करना, उसका हमने टाइम लिखा है 1 क्लियर, जहाँ पे ये टी ऑफ, ये सिंपल आई की वैल्यू को प्रिंट करना, ये यूनिट टाइम ले रहा है। जबकि दूसरा ऑपरेशन क्या परफॉर्म हो रहा है, तो ये फंक्शन रिकर्जन फंक्शन को कॉल कर रहा है जो कि n-1 टाइम लेगा, यानी कि ये हमारे पास है n-1 टाइम ले रहा है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि यही फंक्शन एक दफा फिर अपनी बॉडी में रिकर्जन फंक्शन को कॉल कर रहा है, और वो ये फंक्शन हमने लिख दिया। ये हमारे पास तीन ऑपरेशन हो गए, एक दफा फंक्शन को कॉल करने पर तीन ऑपरेशन परफॉर्म हमने किए। ये हमारे फर्स्ट लेवल की ट्री होगी। इसी तरह फर्दर हमने ट्री को जनरेट करना है। जब ये फंक्शन कॉल होगा टी ऑफ n-1 वाला, जब ये फंक्शन कॉल होगा, ये अपने कॉल के अंदर फिर इसी तरह ये तीन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, टी ऑफ n-2, एक मिनट, जी, ये फर्दर जब कॉल करेगा अपने बॉडी के अंदर रिकर्जन फंक्शन को, ये n-2 हो जाएगा। इसी तरह एक सेकंड फंक्शन रिकर्जन फंक्शन को कॉल करेगा, वो भी n-2 हो जाएगा। और थर्ड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसका रनिंग टाइम आएगा 1।
इसी तरह ये भी 3 ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, जो कि Tn-1, Tn-1 सॉरी Tn-2, Tn-2 और 1, ठीक है। और इस इसी तरह फिर ये नेक्स्ट लेवल की ट्री जनरेट होगी, ये भी 3 ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, Tn-3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी Tn-3, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये भी 3 ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इसी तरह सोन चलता जाएगा, ये ट्री जनरेट होती जाएगी, ठीक है। ये ट्री जनरेट होती जाएगी। अब प्रोग्राम से हमने ट्री बनाना सीख लिया है हर लेवल पे। देखते हैं इसकी ट्री कैसे जनरेट होते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जी, ये हमारे पास एक टी ऑफ एन फंक्शन है। इसकी फर्स्ट लेवल की ट्री हमने ये जनरेट की। सेकंड लेवल की ट्री हमने ये जनरेट की कि ये भी ट्री है, ये भी हमारे पास टी ऑफ एन माइनस टू बन जाएगा, यहाँ पे भी टी ऑफ एन माइनस टू बन जाएगा। जब इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पे भी टी ऑफ एन माइनस टू बन जाएगा, यानी कि नेक्स्ट लेवल की ट्री टी ऑफ एन माइनस टू। जब हम इससे भी नेक्स्ट लेवल की ट्री को डिफाइन करेंगे तो इससे भी नेक्स्ट लेवल की ट्री जब होगी तो इसको एक्सपेंड करेंगे ट्रू में, तो ये टी ऑफ एन माइनस थ्री बन जाएगा। टी ऑफ एन माइनस थ्री, और ये इसका 1, इस साइड पे लिख रहा हूँ, ये 1। इसी तरह इसके लिए 1, इसके लिए फिर टी माइनस थ्री, एन माइनस थ्री, टी ऑफ एन माइनस थ्री, और सेकंड में भी इसका टी ऑफ एन माइनस थ्री। इसी तरह ये भी 3 दफ़ा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ये भी अपने 3 ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। और इस यहाँ पे भी सेम वही चीज़ें आएंगी जो कि पीछे है, पिछले नोड में है, ठीक। क्लियर कर लूँ जी। हमारे पास आ गई ये टी ऑफ एन माइनस थ्री, टी ऑफ एन माइनस थ्री। इसी तरह ये नोड भी एक्सपेंड होगा, टी ऑफ एन माइनस थ्री। इसी तरह ये नोड भी एक्सपेंड होगा, टी एन माइनस थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ये भी नोड जब एक्सपेंड होगा तो ये भी एन माइनस थ्री में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ये थर्ड आइट्रेशन तक था, थर्ड लेवल तक था, ठीक है। इसी तरह जब के स्टेप परफॉर्म होंगे, के आइट्रेशन चलेगी या के नंबर ऑफ टाइम कॉल्स परफॉर्म होंगी, के टाइम फंक्शन कॉल करेगा, तो हमारे पास टी एन माइनस के आ जाएगा, ठीक है। ये टी एन माइनस के बन जाएगा, ये भी टी एन माइनस के में कन्वर्ट हो जाएगा के टाइम कॉल्स होने पर, के टाइम्स। के टाइम्स के बाद हमारे पास ये ट्री के नोड टी ऑफ एन माइनस के में कन्वर्ट हो जाएंगे, सभी नोड टी ऑफ एन माइनस के, टी ऑफ एन माइनस के में कन्वर्ट हो जाएंगे। और आफ्टर के एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि जब वो के से भी वैल्यू जो है इंक्रीज होती हुई एन तक पहुंच जाएंगी। जब एन तक वैल्यू पहुंच जाएगी और के हमारे पास एन के इक्वल आ जाएगा, तो ये ट्री जो होंगे वो सारे के सारे टी ऑफ जीरो में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। टी ऑफ जीरो में कन्वर्ट होने का मतलब ये है कि हमारे पास ये रूट केस या बेस केस में कन्वर्ट होगी। ये सारी की सारी ट्री जो है ये बेस केस में, सब ट्री को बेस केस से मिल जाएगा। और जब बेस केस मिल जाएगा तो ये ट्री खुद को सॉल्व करना शुरू कर देगी और रिजल्ट जनरेट करना शुरू कर देगी। अब आते हैं टाइम की तरफ कि इस ट्री को
का जो रनिंग टाइम है हर लेवल पे वो क्या है, इसको थोड़ा समझना है। हमारे पास ये फर्स्ट हमारे पास कॉल है, ये फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल, फर्स्ट लेवल LVL लिख रहा हूँ लेवल को, ठीक है। ये फर्स्ट लेवल है, ये सेकंड लेवल है, ठीक है, सेकंड लेवल। ये थर्ड लेवल है। तो ये हमारे पास लेवल है ट्री के, ठीक है। और ये के लेवल है, के लेवल। हर लेवल पे ट्री की कोई ना कोई कॉस्ट होगी, हर लेवल पे ट्री की कोई ना कोई कॉस्ट होगी। हमने ये पढ़ा है कि हर लेवल के ऊपर ट्री की कॉस्ट जो है उस लेवल में जितनी सब प्रॉब्लम्स हैं उन सब की कॉस्ट को सम करके आएगी, उन सब की कॉस्ट का टोटल होगी, ठीक है। फर्स्ट लेवल में देखें एक ही प्रॉब्लम है तो उसकी कॉस्ट हमारे पास 1 है, ठीक है। सेकंड लेवल में देखें, सेकंड लेवल में हमारे पास कॉस्ट सब प्रॉब्लम्स क्या है, ये एक सब प्रॉब्लम है, ये दूसरी सब प्रॉब्लम है। इस फर्स्ट सब प्रॉब्लम का जो कॉस्ट है, जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, कॉस्ट क्या है, ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। ऑपरेशन कितने परफॉर्म हो रहे हैं, ये सिर्फ एक, जो कि यूनिट कॉस्ट है, जो कि आई की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब इस सब प्रॉब्लम्स का जो ऑपरेशन है वो सिर्फ एक है, ठीक है। इसकी जो कॉस्ट आएगी, इसका मतलब सिंपली 1 होगी, सिंपली क्या होगी, 1। इसी तरह जब हम इस सब प्रॉब्लम को देखेंगे तो इस सब प्रॉब्लम ने कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने, इसने भी सिर्फ एक ऑपरेशन परफॉर्म करना और उसकी कॉस्ट है यूनिट कॉस्ट 1। इसका मतलब इसने भी इस लेवल की इस सब प्रॉब्लम की भी जो कॉस्ट है वो 1 है। तो 1 प्लस 1 को जब हम ऐड करेंगे तो इस लेवल की जो कॉस्ट आएगी वो हमारे पास ट्रू आ जाएगी, टोटल कॉस्ट इस लेवल की। इसी तरह थर्ड लेवल में हम चेक करेंगे, नेक्स्ट लेवल में हमारे पास क्या है कि इसमें इस ये भी एक सब प्रॉब्लम है, ये भी एक सब प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे ये भी एक सब प्रॉब्लम है, ये भी एक सब प्रॉब्लम है, यानी कि टोटल 4 सब प्रॉब्लम है इस लेवल में। और हर सब प्रॉब्लम देखें, ये सब प्रॉब्लम जो है ये भी यूनिट कॉस्ट ले रही है, ये भी सब प्रॉब्लम यूनिट कॉस्ट ले रही, ये भी सब प्रॉब्लम यूनिट कॉस्ट ले रही ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ये भी सब प्रॉब्लम यूनिट कॉस्ट ले रही है ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। यानी कि हर सब प्रॉब्लम यूनिट कॉस्ट ले रही है सब ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। और जब हम यूनिट कॉस्ट ले रही है, इस सब प्रॉब्लम का टोटल टाइम क्या आ जाएगा, यूनिट टाइम। इस सब प्रॉब्लम का टोटल टाइम क्या है, यूनिट टाइम। इसका भी यूनिट टाइम, इसका भी यूनिट टाइम। टोटल 4 जब इन सबको ऐड करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 4 टोटल टाइम जो आ जाएगा वो हमारे पास इस लेवल का 4 टाइम आ जाएगा, ठीक है। और जब 4 आ जाएगा तो इसी तरह हम नेक्स्ट लेवल पे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉल्स कितनी है, एक, ये है सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8। टोटल नंबर ऑफ कॉल्स जो हैं वो 8 हैं। और हर कॉल ने अपने जो कॉस्ट है वो यूनिट टाइम लेनी है, क्योंकि उन हर कॉल के अंदर एक ही स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हो रही है, एक ही एक्चुअल स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो रही है, जो कि आई की वैल्यू प्रिंट कर रही है।
तो हर कॉल ने अपने अंदर एक स्टेटमेंट को प्रिंट करना है, तो हर कॉल ने यूनिट टाइम लेना है उस स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए। तो हमारे पास इस लेवल के ऊपर टोटल 8 कॉल्स हैं जो कि कॉल हो रही हैं, फंक्शन कॉल कर रहे हैं, ठीक है। टोटल 8 फंक्शन कॉल हो रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स कि उन 8 फंक्शन कॉल्स के अंदर 8 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और 8 स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए 8 टाइम उसको रिक्वायर है, ठीक है। अब ये एक सीरीज बनती जा रही है। देखें, हम जैसे 1 को यहाँ पे 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 लिखा है, इसी तरह 2 को हम यूं भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1। इसी तरह 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2। इसी तरह 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। और इसी तरह हम यहाँ पे जब के स्टेप परफॉर्म कर लेंगे, के स्टेप परफॉर्म करने के बाद हमारे पास जो टोटल टाइम आएगा, के स्टेप परफॉर्म करने के बाद हमारे पास जो टोटल टाइम आएगा वो 2 की पावर के स्टेप परफॉर्म करने के बाद 2 की पावर के आ जाएगा, ठीक है। अब 2 की पावर के, अब यहाँ पे एक सीक्वेंस है, देखें 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर के, ये एक सीक्वेंस बन जाएगा। अब ये हर लेवल का, यानी कि फर्स्ट लेवल का हमने ये टाइम निकाला, सेकंड लेवल का हमने ये टाइम निकाला टोटल टाइम, थर्ड लेवल का हमने ये टाइम निकाला, फोर्थ लेवल का हमने ये, और के लेवल का हमने ये टाइम निकाला। अब हर लेवल का हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया है। अब लेवल का टाइम कैलकुलेट करने के बाद हमने इंटायर ट्री का टाइम जो है वो कैलकुलेट करना है। इंटायर ट्री का टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम इन तमाम लेवल्स के टाइम को ऐड कर देंगे सिंपली। टोटल टाइम कैलकुलेट करने के लिए इंटायर ट्री का टोटल टाइम लेवल 1 का टाइम क्या है, +1, सिंपली 1 है। लेवल 2 का टाइम क्या है, 2 की पावर 1 है। और लेवल 3 का टाइम 2 की पावर 2 है। लेवल 4 का टाइम क्या है हमारे पास, 2 की पावर 3 है। और इसी तरह प्लस लेवल के का टाइम हमारे पास क्या है, 2 की पावर के। ये हमारे पास टोटल टाइम, हम इनको ऐड कर लेंगे। अब इस सीरीज को हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक खास सीरीज बन रही है, ठीक है। और इस सीरीज को हम अब सॉल्व करेंगे। जीपी सीरीज, ये इसको नाम दिया गया है जीपी सीरीज का। अब इस जीपी सीरीज को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ये हमारे पास एक जीपी सीरीज है, इसको हमने सॉल्व करना है। सपोज अब इसके लिए हम सपोज करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें पता है कि बेस केस क्या है। जब हम बेस केस कब निकलेगा, जब हमारे पास n इक्वल टू n माइनस के इक्वल टू 0 होगा। और इट मीन्स कि n इक्वल टू हमारे पास k है। अब k की जगह पे हम n पुट कर सकते हैं, और k की जगह पे यहाँ पे हमने n पुट कर दिया, ठीक है, सिंपली। ये हमारे पास एक बेस केस है, सॉरी बेस केस बनाने के लिए है। अब इस जीपी सीरीज को हमने सॉल्व करना है। ये जीपी सीरीज है एक, इस जीपी सीरीज की जनरल फॉर्म है हमारे पास। ये जीपी सीरीज की जनरल फॉर्म है। इसमें ए जो है ये आपके पास कोई इनिशियल वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू, ठीक है। और आर जो है, आर हमारे पास इस सीरीज के अंदर एक वो वैल्यू है जिस वैल्यू के साथ ये सीरीज, जिस रेशो के साथ ये सीरीज इंक्रीज होती है, वो वैल्यू है जिस रेशो के साथ सीरीज ने इंक्रीज होना है, ठीक है। आर हमारे पास
वो वैल्यू है जिस रेशियो के साथ इस सीरीज ने इंक्रीज होना है, और ए हमारे पास इनिशियल वैल्यू है। लेकिन हमारी इस सीरीज के अंदर ए जो है वो हमारे पास 1 है, ठीक है, और आर जो है वो हमारे पास ट्रू है, ठीक है। इस सीरीज के लिए हमारे केस में ए जो है वो 1 है और आर जो है वो हमारे पास ट्रू है। अब जीपी सीरीज को सॉल्व करने का फार्मूला जो हमारे पास है वो ए इंटू आर की पावर n प्लस 1 माइनस आर -1 डिवाइडेड बाय आर -1। अभी इस फार्मूले में हम ए और आर की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज अपना सॉल्यूशन दे देगी। जब हम ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ए इक्वल है 1 पुट किया, और आर हमारे पास है 2 n प्लस 1, यानी कि 2 की पावर n प्लस 1 आ जाएगा, और -1 डिवाइडेड बाय आर क्या है हमारे पास 2 माइनस 1। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने पे हमारे पास ये आ जाएगा 2 की पावर n प्लस 1 -1 डिवाइडेड बाय 1 बच जाएगा। इट मीन्स कि हम इसको सिंपली ये लिख सकते हैं 2 की पावर n प्लस 1 -1। ये हमारे पास इससे जीपी सीरीज का सॉल्यूशन आ जाएगा हमारे केस में, हमारी एग्जांपल में है, ठीक है। यानी कि इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, जीपी सीरीज को। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया जीपी सीरीज का। जब हमने इस अपने केस को सॉल्व किया तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, 2 की पावर n प्लस 1 माइनस आर। क्लियर। अब इसको हम सिंपली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम सिंपली क्या सॉल्व करेंगे, टी ऑफ n, इस पूरी इक्वेशन की जगह पे हमने क्या आंसर निकाला था इसका, 2 की पावर n प्लस 1 -1, ये कैलकुलेट किया था हमने। अब इसमें -1 क्या है, कांस्टेंट है, इसको इग्नोर कर देंगे और हमारे पास सिंपली क्या बचेगा, 2 की पावर n प्लस 1। अब यहाँ पे देखें 2 की पावर n प्लस 1 भी तो यहाँ पे एक कांस्टेंट है ना, यहाँ पे 1 भी तो एक कांस्टेंट है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि n अगर लार्ज नंबर वैल्यू है उसमें से अगर एक माइनस भी कर दें या एक प्लस भी कर दें तो n को कोई फर्क नहीं पड़ता। सपोज कि अगर 100,000 या 100,000 मेरे पास n की वैल्यू है, ठीक है, तो उसमें से अगर -1 कर दें या +1 कर दें तो उस इतनी बड़ी वैल्यू को कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि जब भी रनिंग टाइम की बात करते हैं तो हम लार्ज नंबर ऑफ वैल्यू की बात करते हैं, एन की वैल्यू जो होती है वो लार्ज इनपुट बेस होती है, ठीक है। जबकि हमने ये भी पढ़ा है कि जब भी हम रनिंग टाइम की बात करते हैं तो हम जर्नल बात करते हैं। तो इस हवाले से ये जो एन है, सॉरी ये जो वन है, ये जो वन है इसको भी हम इग्नोर कर सकते हैं। तो सिंपली हमारे पास 2 की पावर n बचेगा। जब 2 की पावर n बचेगा तो हमारे पास यही इसका रनिंग टाइम होगा, ठीक है। तो हम इसको बिग ऑफ 2 की पावर n की सूरत में लिख सकते हैं, यानी कि ये बिग ऑफ 2 की पावर n, ये इसका इस एग्जाम्पल का रनिंग टाइम।
जी, ये हमारे पास इसका रनिंग टाइम आ गया, जो स्टेप बाय स्टेप मैंने अभी परफॉर्म करके दिया कि ये 1 है, इस कांस्टेंट है, इसको इग्नोर करेंगे तो हमारे पास ये सिंपली बच जाएगा। अब इसमें से भी इसका पावर में जो 1 आ रहा है ये भी कांस्टेंट है, इसको भी हम इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास 2 की पावर n रह जाएगा और b को 2 की पावर n ही इसका टोटल रनिंग टाइम आंसर है। जी, नेक्स्ट मूव करते हैं दूसरी एग्जाम्पल में, दूसरी एग्जाम्पल की तरफ। जी, डिवीजन वाली एग्जाम्पल हमारे पास है डिवीजन फंक्शन की। ये स्लाइड्स उसी तरह हैं जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। अब इसकी भी हम ट्री बना लेते हैं, इसकी भी ट्री देख लेते हैं कि कैसे बनेगी इसकी ट्री। हमारे पास मेजर फंक्शन क्या है, टी ऑफ एन है। टी ऑफ एन हम यहाँ पे लिख लेते हैं एज अ रूट नोट के तौर पर। अब इस फंक्शन के अंदर एक लूप है और लूप के अंदर एक स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है और ये स्टेटमेंट n-1 टाइम प्रिंट हो रही है। ठीक है, n-1 टाइम मीन्स के n टाइम ही होगी, जितनी दफा ये लूप एग्जीक्यूट होगा उतनी दफा ही ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। जी, ये हमारे पास एक मेजर फंक्शन है टी ऑफ एन। ठीक है, अब इस टी ऑफ एन के अंदर हमारे पास एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है, लूप है। लूप के अंदर ये सपोज कि ये सारा लूप जो है ये एक सिंगल ही स्टेटमेंट है और ये एन टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है, ये एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, एन टाइम, एन टाइम इसको चाहिए इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, जबकि इस फंक्शन के अंदर दो रिकर्जन फंक्शन भी कॉल हो रहे हैं। ठीक है, और वो कितना टाइम ले रहे हैं, टी ऑफ n/2 टी ऑफ n/2, उनके दो रिकर्जन फंक्शन कॉल होंगे। जो दोनों रिकर्जन फंक्शन है वो टी ऑफ n/2 टाइम लेंगे एग्जीक्यूट होने के लिए, टी ऑफ n/2 टाइम एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक, ये फर्स्ट लेवल की हमारे पास ट्री आ गई। अब जब इस फंक्शन ने कॉल करना है, ठीक है, इस फंक्शन ने कॉल करना है फर्दर, तो हमें फर्दर इस फंक्शन ने तीन ऑपरेशन सॉरी तीन ऑपरेशन कह रहा हूँ, तीन स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है। पहली लूप वाली, और लूप वाली को एग्जीक्यूट करने के लिए इसने फिर हमारे पास, एक मिनट, जी, जब ये फर्दर कॉल करेगा इससे नेक्स्ट लेवल की ट्री जनरेट करने के लिए, तो ये सब प्रॉब्लम जो है जब फर्दर अपने रिकर्जन फंक्शन को कॉल करेगी तो ये फर्दर तीन कॉल को जनरेट करेगी। सबसे पहले n/2 टाइम लगेगा लूप्स की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, और इसी तरह जो फर्स्ट रिकर्सिव फंक्शन है उसको भी सोल्व करने के लिए n/2 की पावर 2 टाइम लगेगा। इसी तरह थर्ड इसका जो है n/2 की पावर 2 टाइम इसको रिक्वायर्ड होगा। इसी तरह इसका ये भी तीन रूट्स निकालेगी, तीन नोड्स निकालेगी ट्री। इसी तरह ये भी फर्दर आगे तीन नोड्स इससे जनरेट होंगे, इससे भी तीन नोड्स
जनरेट होंगे। ठीक है, इसी तरह इनसे भी आगे 3 नोड्स जनरेट होंगे। ठीक है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट स्लाइड में ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे ट्री बन रही है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं हम। जी, ये हमारे पास टोटल हमारे पास ई ऑफ एन है। ठीक है, अब इसने 2 रिकर्जन फंक्शंस कॉल किए और एन टाइम लूप्स की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए इसको टाइम चाहिए था एन। ठीक है, इनके हर रिकर्जन फंक्शन में जब वो कॉल होगा उसमें एक लूप और उसकी स्टेटमेंट्स होंगी। ठीक है, अगर रिकर्जन फंक्शन जो है वह एन टाइम एन इनपुट के साथ कॉल हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर आने वाला फंक्शन जो लूप है उसको भी एन एन टाइम चाहिए होगा अपनी एग्जीक्यूशन के लिए। अगर कोई फंक्शन जो है वो n/2 टाइम कॉल हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर आने वाला लूप और उसकी स्टेटमेंट को भी n/2 टाइम चाहिए होगा खुद को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, जैसे ये जैसे ये है, इसमें ये फंक्शन इसकी इनपुट क्या थी n/2। अब इसकी इनपुट के अकॉर्डिंग ही इसने इसके अंदर जो लूप आ रहा है उसको भी n/2 टाइम चाहिए होगा अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब ये फर्दर अब ये फंक्शन फर्दर अपने अंदर 2 फंक्शन को कॉल कर रहा है, रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर रहा है। फर्स्ट है ये और सेकंड वन है ये। अब ये फर्दर जब फंक्शन कॉल होंगे ये फर्दर अपने अंदर रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेंगे। इसी तरह इस स्टेटमेंट के साथ है, इस रिकर्सिव कॉल के साथ है। इस रिकर्सिव कॉल ने भी अपने अंदर लूप को n/2 टाइम एग्जीक्यूट करना है और 2 फर्दर कॉल को रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करना है। ये यहाँ पे ये लूप की स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए टाइम है जो कि n/2 है और इसके अंदर ये एक रिकर्सिव फंक्शन कॉल हो रहा है और ये दूसरा रिकर्सिव फंक्शन कॉल किया जा रहा है। ठीक है, ये थर्ड लेवल था। इसी तरह फोर्थ लेवल को जनरेट किया जाएगा। अब फोर्थ लेवल के लिए देखें, हमारे पास ये एक फंक्शन है जो कि टाइम ले रहा है n/2 की पावर 2। इसका मतलब है इसके अंदर जो लूप आएगा वो भी यही टाइम लेगा n/2 की पावर 2 टाइम लेगा लूप अपनी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, और इसके अंदर फर्दर 2 रिकर्सिव कॉल होंगी। 2 रिकर्सिव कॉल कैसे होंगी वो, और वो कितना टाइम लेंगी, वो n/2 की पावर 3 टाइम लेगी। ठीक है, ये एक रिकर्सिव कॉल है, ये दूसरी रिकर्सिव कॉल। ठीक है, ये t ऑफ n/2 की पावर 3। ठीक है, इसी तरह ये भी रिकर्सिव कॉल 3 आगे फर्दर नोड जनरेट करेगी। ये भी रिकर्सिव कॉल आगे 3 फर्दर नोड्स को जनरेट करेगी। ये भी रिकर्सिव कॉल आगे 3 फर्दर नोड्स को जनरेट करेगी। जैसे ये 3 जनरेट हुए हैं, जैसे ये 3 नोड जनरेट हुए हैं, इनके हर रिकर्सिव कॉल 3 नोड्स को जनरेट करेगी जो कि दो जिनमें 3 में से 2 जो नोड होंगे वो फर्दर रिकर्सिव कॉल होंगी और एक जो नोड होगा वो लूप और उसकी स्टेटमेंट का जो टाइम टोटल टाइम होगा वो आएगा। ये जो नोड है ये बेसिकली लूप का और लूप की स्टेटमेंट का टोटल टाइम है। ये जो नोड है ये रिकर्सिव कॉल है, ये भी नोड जो है ये रिकर्सिव कॉल है। फर्दर
ये आगे 3 रिकर्सिव कॉल जनरेट, 3 और जनरेट करेगी, ये भी आगे फर्दर 3 नोड्स जनरेट करेगी। देख देखते हैं, इसको ड्रा करते हैं कंप्लीट। ये एक रिकर्सिव कॉल ने 3 फर्दर रिकर्सिव कॉल जनरेट कर दी, 3 और जनरेट कर दिया, दूसरे दिन भी इसी तरह, तीसरी ने भी और चौथी ने भी। ठीक है, इसी तरह के नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद, के लेवल्स के बाद, के लेवल्स के बाद ये हमारे पास 2 की पावर के बनता जाएगा, 2 की पावर के। ठीक, यानी कि हमारे पास ये लेवल 1 था, 2 की पावर यहाँ पे 0 थी, यानी कि n बाय 2 की पावर 0। ठीक है, 2 की पावर 0 मीन्स के n बाय 1, और n बाय 1 को हम सिंपली n भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 की पावर 1 आ गई, यहाँ पे 2 की पावर 2 आ गई, थर्ड लेवल पे 2 की पावर 3 आ गई, और के लेवल पे 2 की पावर के आ गई। के स्टेप्स के बाद, के लेवल्स के बाद हमारे पास ये रिकर्सिव फंक्शन बन जाएगा टी ऑफ n बाय 2 की पावर के। सारे रिकर्सिव फंक्शन यही बन जाएंगे। क्लियर? अब हमने हर लेवल का रनिंग टाइम कैलकुलेट करना है, हर लेवल का रनिंग टाइम कैलकुलेट करना है। हर लेवल का रनिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें जो भी हर लेवल्स के ऊपर जो सब प्रॉब्लम्स हैं उनके रनिंग टाइम को ऐड करते जाना है। अब ये एक लेवल है, इसके ऊपर एक ही प्रॉब्लम है, इसका रनिंग टाइम क्या है? सिंपली मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे n, क्योंकि एक ही प्रॉब्लम है और उसका रनिंग टाइम हमारे पास। रनिंग टाइम कहाँ से मिलेगा आपको? रनिंग टाइम वो टाइम है जो कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स अपना एग्जीक्यूट होने के लिए टाइम ले रही है, ना कि कॉल्स। रिकर्सिव कॉल का नहीं टाइम लेना है, जो रिकर्सिव कॉल के अंदर जो स्टेटमेंट्स अपने खुद को एग्जीक्यूट करने के लिए जो टाइम ले रही हैं वो रनिंग टाइम है। अब इस कॉल के अंदर जो स्टेटमेंट है वो ये n टाइम ले रही हैं खुद को एग्जीक्यूट करने के लिए। इसका मतलब इस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर हमारा रनिंग टाइम n है। क्लियर? अब इसके इनर आ जाएं, सेकंड लेवल पे ये हमारे पास एक रिकर्सिव कॉल है, ये हमारे पास रिकर्सिव कॉल है। इस लेवल पे, इस लेवल पे दो रिकर्सिव कॉल हैं, दो रिकर्सिव कॉल हैं, और हर रिकर्सिव कॉल कितना टाइम ले रही है? ये कितना टाइम ले रही है? ये फर्स्ट वाली रिकर्सिव कॉल, फर्स्ट वाली रिकर्सिव कॉल जो है ये हमारे पास n बाय 2 टाइम ले रही है, और सेकंड वाली रिकर्सिव कॉल भी n बाय 2 टाइम ले रही है, यानी कि दोनों रिकर्सिव कॉल n बाय 2 टाइम ले रही है। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट रिकर्सिव कॉल का टाइम n/2 है, प्लस सेकंड रिकर्सिव कॉल का टाइम n/2 है। तो इन दोनों को टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? n टाइम ही आएगा। इसी तरह थर्ड लेवल पे हमारे पास टोटल रिकर्सिव कॉल कितनी है? इन सब का टाइम, टोटल तमाम रिकर्सिव कॉल का टाइम हम सम करेंगे। ये फर्स्ट रिकर्सिव कॉल है, इसका टाइम कितना है? इसका टाइम भी हमारे पास n/2 है। इसका टाइम कितना है? ये भी हमारे पास n/2 है। इसका भी n/2 है और इसका भी n/2 है, यानी कि 4 कॉल्स थी, तो 4 कॉल्स का हमारे पास जो टाइम है वो n/2 है, प्लस n/2 प्लस n/2 प्लस n/2, यानी कि 4 टोटल कॉल्स थी और हर कॉल ने n/2 टाइम लिया। जब इन सब को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल n टाइम ही आएगा इस स्टेप के लिए भी। ठीक है, और जब हम के स्टेप परफॉर्म कर लेंगे तो इट मीन्स कि के स्टेप के लिए भी हमारे पास जो टोटल टाइम आएगा
इस स्टेप के लिए भी वो n ही आना चाहिए सबको सम करने के बाद। क्लियर? बात समझ आ गई? अब इसको ड्रॉ करते हैं। मैंने कैलकुलेट किया है आप लोगों के लिए, इसको देखते हैं। फर्स्ट लेवल पे एन टाइम है, सेकंड लेवल पे भी एन टाइम, थर्ड लेवल पे भी एन टाइम, और फोर्थ लेवल पे भी एन टाइम, और के लेवल पे भी एन टाइम्स ही है। अब देखें, हमने हर लेवल का टाइम कैलकुलेट कर लिया। अब हमने इस पूरी की पूरी ट्री का, इंटायर ट्री का टाइम कैलकुलेट करना है। इंटायर ट्री का टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें एक लेवल का टाइम, जितने भी लेवल्स हैं उनकी तादाद, और हर लेवल का जो टाइम है वो, उनका समीशन, वो हमने ऐड कर लेना है। बात समझ आ गई? हमारे पास, रिपीट कर रहा हूँ मैं, हमने हर लेवल का टाइम कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, एन हमारे पास हर लेवल का टाइम कैलकुलेट हुआ है। अब हमने इंटायर ट्री का टाइम कैलकुलेट करना है। इंटायर ट्री का टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें नंबर ऑफ स्टेप्स या नंबर ऑफ लेवल्स का पता होना चाहिए। और नंबर ऑफ लेवल्स क्या है या नंबर ऑफ स्टेप्स क्या है, वो हमारे पास के है। ठीक है, के। अब के लेवल्स हैं और हर लेवल का हमारे पास टाइम कितना है, एन। तो अगर हमने के लेवल्स का टाइम कैलकुलेट करना है, ठीक है, टाइम फॉर के लेवल, टी ऑफ एन फॉर के लेवल्स। ठीक है, के लेवल्स के लिए, के स्टेप्स के लिए या के लेवल्स के लिए, ठीक है, के स्टेप्स के लिए, तो हम सिंपली क्या करेंगे कि एन जो कि रनिंग टाइम है किसी लेवल का, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ लेवल्स। टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं, के। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के एन। ये रनिंग टाइम आ जाएगा हमारे पास इंटायर ट्री का, इस इंटायर ट्री का, इस पूरी की पूरी ट्री का जो रनिंग टाइम आएगा वो के एन होगा। ठीक है, के एन, अब ये आपके सामने के एन। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हमें पता है, हमने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी पढ़ा है कि हम रूट केस के लिए n बाय 2 की पावर के इक्वल पुट करते हैं 1 के, और इससे हमारे पास n की वैल्यू आ जाती है n इक्वल टू 2 के। और इससे भी नेक्स्ट हमने लोगार्थम के लॉ, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हम लॉग के लॉ को यूज करते हैं, और यहाँ पे भी हम लॉग के लॉ को हम यूज करेंगे के की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। और जब के की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने लोगार्थम के लॉ को यूज करना है, यानी कि पावर को कैलकुलेट करने के लिए, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि पावर को अगर आपने कैलकुलेट करना है तो लॉ का एक थ्योरम है कि पावर इक्वल दूसरी साइड पे जो भी वैल्यू है, ठीक है, वो लॉग में चली जाएगी। ठीक है, लॉग ऑफ एन बन जाएगा, और ये 2 जो है ये बेसिकली बेस बन जाता है। इसको हम यूं लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि के की हमारे पास वैल्यू आ गई ट्रू, सॉरी, के की वैल्यू आ गई हमारे पास लॉग ऑफ एन। ठीक है, लॉग ऑफ एन, और उस लॉग की बेस क्या है, 2। ये हम लिख सकते हैं, ये लॉग का थ्योरम है। इसके मैंने स्लाइड्स भी आपको गूगल क्लासरूम में शेयर की हैं, और लास्ट लेक्चर में भी मैंने डिटेल में बताया था कि कैसे इसको हम शिफ्ट करते हैं। ठीक है, ये लॉग का थ्योरम है, हमारे पास के की वैल्यू आ गई, और इस के की वैल्यू को हमने पुट करना है अब अपनी इक्वेशन में, जो हमने इक्वेशन ड्राइव की थी। इक्वेशन क्या ड्राइव की थी, इक्वेशन ड्राइव की थी हमने एन इंटू के। यहाँ पे के की वैल्यू पुट कर देंगे, और के की वैल्यू जब हम क्या है, लॉग एन, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एन लॉग ऑफ एन
ये हमारे पास इस एग्जाम्पल का या इस रिकर्जन का रनिंग टाइम आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं बिग ऑफ एन लॉग ऑफ एन। इसको हम यूं लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है। आई होप कि आप सब लोगों को क्लियर होगा।